चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है सागर एकेडमी में। आप सभी लोग गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं और बोर्ड पेपर की तैयारी के लिए जुटे हुए हैं। जुलाई माह चल रहा है, जुलाई माह भी बीतने वाला है, तो हम लोग पढ़ाई को बहुत तेज करेंगे और गणित के एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, समझते रहेंगे। तो चलिए हम लोग समय न गंवाए, पढ़ते हैं। हम लोगों ने कल जो पढ़ा था, कल के वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या सीखा था बेटा? वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को आपने जाना, फिर उसके बाद परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, पीछे वाले बच्चे भी सब बताते रहेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने परमेय संख्याओं के भी प्रकार को जाना, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। और इसके बाद हम लोगों ने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सब पहली वीडियो में आपको खूब भर के बताया गया ना कल। किसी को कोई समस्या? अब आज हम लोगों का जो स्टार्ट होगा वो होगा अभाज्य संख्या। आज फिर हम लोगों को अभाज्य संख्या शुरू से पढ़ना है, क्योंकि आज के जो प्रश्न लगेंगे वह भी अभाज्य संख्या के ही होंगे। क्लियर है ना? तो एक बार फिर से हम लोग आते हैं। अभाज्य संख्याएं, कौन संख्याएं? अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम फैक्टर। आज हम लोगों को प्राइम नंबर को आज हम लोगों को पढ़ना है और आज हम लोग प्राइम फैक्टर भी करना सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी सीखेंगे। कोई छात्र बता सकता है कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं? कल हमने बताया था, बताइए बेटा। जो संख्याएं स्वयं से कटें या स्वयं से विभाजित हो, या वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभी भी कोई समस्या किसी छात्र को? 23 कैसी संख्या है? 23 कैसी संख्या है? क्यों? क्योंकि एक से विभाजित है और 23 से भी ये विभाजित हो जाएगी। किसी भी छात्र को कोई समस्या? यानी फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाद में भी क्वेश्चन आएगा तो हम फिर निश्चित पिटाई भी करेंगे। कर सकते हैं नहीं पिटाई? पिटाई के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, पहले गुरुकुलों में बहुत पिटाई होती थी छात्रों की, तो वही कॉन्सेप्ट फिर लागू होगा। नहीं समझ में आएगा तो क्या किया जाएगा? खैर, तो आप लोगों का अभाज्य संख्या क्लियर हो गई। वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? कोई समस्या किसी छात्र को? अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को ये देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी कौन? एक बोला? अभी कल बताया था ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होंगे, कितने फैक्टर होंगे? दो होंगे, एक वो स्वयं और एक, है ना? कल क्लियर है? ये है आपके कॉन्सेप्ट, क्लियर कर लीजिए, नहीं तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड आज हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और ये फिर आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन? दो के बाद चार अभाज्य संख्या है, यानी कि कल जो हमने पढ़ाया वो सब बेकार हो गया। चार अभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह एक से भी कर सकती है, दो से भी कर सकती है, स्वयं से भी कर सकती है। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? स्वयं और एक होता है, लेकिन अन्य संख्या से भी तो ये विभाजित है। स्वयं से विभाजित हो रहा है, एक से विभाजित हो रहा है, ये तो सभी संख्याएं होती हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य कोई किसी संख्या से अगर विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो चार तो नहीं बोलोगे अब? तो पहली अभाज्य संख्या कौन होगी? उसके बाद फिर 9 कौन बोल दिया? 9 गलत है। 9 अभाज्य संख्या है, यही समस्या भी फिर बताया। 9 किससे कटेगा? एक से। कितने से? और 9 से भी तो कट जाएगा, तो ये अभाज्य होगा।
क्या है ये? तो 9 कौन सी संख्या है? देखिए कल आप जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को लगा सर ये बहुत सरल चीजें, ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जैसे ही आज हम क्लास में आए आप देखे फिर गड़बड़ कर दिया ना, किया ना, जबकि कल की क्लास आप सब लोगों ने पढ़ी थी। यही गणित में होता है बेटा, कि अगर आप जिस चीज को बहुत छोटा बहुत कम समझते हो, गलतियां वहीं शुरू हो जाती हैं। तो 2 हो गया, फिर उसके बाद फिर 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 अब आपको समझ में आ गया। क्लियर है? अब आज संख्या समझा रहे हैं सबको। हमने 9 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? कल की वीडियो देख लेना। भाज्य संख्या इसलिए कि वह स्वयं से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है। अन्य संख्या कौन? 3 से विभाजित है, तो वह क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। जो स्वयं से और 1 के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। और जो सिर्फ केवल और केवल 1 से और स्वयं से विभाजित उसे हम क्या कहेंगे? यह बात सबको समझ आ गई? अब गलती तो नहीं होगी कल। अब इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 से छोटी अभाज्य संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती ना। और 2 अभाज्य संख्या भी है, कल हमने बताया था 2 सम संख्या भी है। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या भी है, ये सम संख्या भी है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के क्या? गुणनखंड। उससे पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत कंफ्यूज होते हैं लड़के। गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है? कौन लड़का था? गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। कई बार आपने देखा होगा लिखा रहता है प्रश्न में, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। उत्तर तो निकाल लेते हो आंसर शीट से देख के, लेकिन तुमको यही खुद नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है? कोई छात्र पीछे तक नहीं, लगभग 40-50 लोग बैठे हो और उसके बावजूद भी तुम लोगों को कोई छात्र बता नहीं पा रहा है गुणनखंड क्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या है। बहुत सरल है बेटा। हाँ बोलिए। चलिए गलत बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए क्या आपके विचार हैं, बोलो। नहीं, जैसे आपको कॉन्सेप्ट है ना, आपको कैसे पता चला कि हम गुणनखंड कर रहे हैं कि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं? या कहीं कहीं प्रश्न आएगा। अभी अभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और जो मैथ की बुक पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर, वैसे पहला चैप्टर हर जगह सब लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग बहुत पीछे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। सोचने वाली बात है। क्या है अंतर? कोई पीछे? अंश बताइए। हाँ देखिए, गुणनखंड जब हम करेंगे तो कोई भाज्य संख्याएं भी हो सकती है, अभाज्य। जैसे मान लो हम कर रहे हैं 18 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो हम 6 गुणे 3 भी कर लेंगे, 9 गुणे 2 भी कर लेंगे, या 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जो ये हमने खंड किए, तो ये जो खंड था ये कैसा है? गुणनखंड है। ये क्या है? ये गुणनखंड कहलाएगा, क्योंकि इसमें भाज्य संख्याएं भी तो हैं। अभी जब हम लिख रहे थे कि कौन सी अभाज्य संख्या होती, तो आपने कहा सर पहले तो 2 होगा, फिर आपने बताया 3 होगा, फिर हमने कहा 3 के बाद तो आपने बताया 5, 5 के बाद तो इसमें कहीं 6 आया था, तो 6 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है ना। तो जब भाज्य संख्याओं को आप शामिल कर देंगे किसी भी फैक्टर में,
या गुणनखंड में तो गुणनखंड ही होगा। और अगर मान लीजिए अभाज्य संख्याओं को करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य गुणन। यदि अभाज्य संख्याएं शामिल होंगी तो ये कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब सबको समझ में आया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करना होगा तो उनकी अभाज्य संख्याएं चाहिए हमें। क्लियर? नहीं आ गया 36, आपने कर दिया 12 into 3। एक गुणनखंड होगा क्या अभाज्य गुणनखंड होगा? गुणनखंड होगा। कोई समस्या तो नहीं है? अभाज्य गुणनखंड आपके प्रश्न में आएगा। तो गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड सब लोग समझ गए? सबको आ गया समझ में? चलिए आज हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लें। आज हम लोग देखिए पढ़ेंगे क्या क्या, पहले लोग समझ लें। आज हम लोग अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड पढ़ेंगे। आज पूरे जो हमारे पीरियड रहेगा 40 से 50 मिनट का, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड पढ़ेंगे, लाशा और मासा को पढ़ेंगे, उनके सूत्रों को देखेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन अगर टाइम मिलेगा तो भाज्य संख्याओं का गुणनखंड भी लेंगे। क्लियर? ये तीनों कॉन्सेप्ट को आज हम लोगों को समझना ही है। तो आइए हम लोग देखें। चलिए क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? क्या लिखा है? कैसे कैसे लिखेंगे? अभाज्य लिखेंगे ना। कैसे गुणनखंड करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने की नहीं करने? ये सबको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बात? यहाँ पे हमें कैसे गुणनखंड करने हैं? अब कोई समस्या? प्रश्न आपको दिखाई भी दे रहा है कि सर ये तो क्वेश्चन 2024 में आया भी था, ये सर जी 22 में, 23 में और 25 में आया, लिखा है ना सर? आपके पास बुक होगी उसमें भी लिखे होंगे, या ऐसे कई क्वेश्चन होंगे। अब इससे हम लोग पहले करते हैं, पहले हम लोग 140 का क्या करते हैं, कैसे गुणनखंड, और उनको गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में लिखना है। कोई समस्या नहीं है ना? कोई समस्या तो नहीं है? अब हम लोग ध्यान देंगे, आगे चलेंगे। अब देखिए कुछ चीजों को हम लोग जान लें। जैसे हमें 140 का करना है तो 140 का आप लोग बहुत आसानी से समझ गए। सर ये तो हम लोग करते थे, पहले करते थे ना। कितने से कटेगा? कैसे जाना? क्योंकि ये सम संख्या है। कल बताया था, कल की क्लास में जो बच्चे नहीं थे सुन ले एक बार ध्यान से, कल संख्या कम थी। हमने बताया था जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं ना। आप देख रहे थे 140 है, इसका इकाई अंक क्या है? तो 0 है, तो ये कौन सी संख्या हुई? सम संख्या हुई ना। तो सम संख्या किससे विभाजित होती है? बताया गया था। अब आपको सोचना ही नहीं है, आप यहाँ क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 सते 2 शून्यम। अब फिर आपके लास्ट में इकाई अंक कौन आया? अब 0 आया तो आपको समझ में नहीं आया कि सर ये सम है। ये तो कल वाली बात से समझ में आ ही गया होगा कि सर ये बात तो आपने कल बता दी थी कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे दे तो आप समझ लेना वो संख्या क्या है। और यह भी बताया था कि सम की परिभाषा आप बचपन से रटते चले आ रहे हो, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जो वही सम है। यानी सम संख्या 2 से क्या होगा? पक्का ना? तो ये सम संख्या है ना 70, तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा? तो 2 3 6, 2 पंचे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब 2 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि 2 से वही संख्याएं विभाजित होंगी जिनके इकाई अंक में ये दिखाई दें, नहीं तो मत काटना। क्लियर? पीछे तक आ रहा समझ में? अब देखिए ध्यान दें हम लोग। अब ये आ गया 35। अब 35 के लिए नियम क्या, कैसे किससे कटेगा ये? किससे कटेगा? तो 5 से ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो छात्र नोट करना चाहे वो नोट कर लें। हाँ, रफ में निकाल के रखा जा करिए, नोट कर लिया करिए। जैसे ये मान लो हमारी संख्या है 2, तो 2 से कौन संख्याएं कटेंगी? जिनका अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। आप ऐसे नोट्स बना लेंगे।
कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो जिनके इकाई अंक में अगर आपको ये दिखाई दें तो आप क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे। कितने से? 2 से। और 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक में 0 या 5 है, कोई संख्या आपने देखी ध्यान से, उसके अंदर 0 आए या वह संख्या निश्चित 5 से विभाजित हो जाएगी। आपको सोचना नहीं है दिमाग लगा के। कोई समस्या? तो इसको हम लोग 5 से कर लेंगे। कितने से कर लेंगे? तो 5 सते और 7 से क्या होगा? कर जाएगा ना? अब आपके मन में विचार आ रहा कि सर ये तो 2 वाला और 5 वाला आपने बता दिया, ये तो बहुत सरल हो गया, ऐसे तो हम देख लेंगे और काट लेंगे। और भी नियम है, तो इसके और भी नियम है। अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करोगे आज, तो हम आपको 3 से विभाजित वाला, तो 3 तो आज बता देंगे। हम आपको 7 से विभाजित का नियम क्या है, 11 से विभाजित का नियम क्या है, 13 से क्या है, और ज्यादा कमेंट करोगे तो 17 वाला भी बता देंगे, और नहीं करोगे तो नहीं बताएंगे। ठीक है? अगर जिसको जानना हो कि सर 7 से कैसे हम जान जाए संख्या को देखकर कि ये 7 से विभाजित है, या कैसे हम जान जाए सर कि ये संख्या 11 से विभाजित है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना होगा कि सर हमको बताइए। करेंगे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात। 3 का भी आप नियम जान लीजिए, फिर हम आगे चले। अब 3 से इसको नोट भी क्या करिए। 3 से कौन संख्याएं विभाजित होती हैं? जिन संख्या के अंकों का योग, कोई संख्या है उसके अंकों का योग करें। जैसे 140 है, इसको 0, 4 और 1 जोड़ लीजिए, तो 4 और 1 5 ही तो आया, तो 5 तो 3 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह संख्या निश्चित ही 3 से क्या होगी? विभाजित हो। जैसे एक उदाहरण ले लें, जैसे ये ले लिया 756 ले लिए एग्जाम्पल, तो इसके अंकों का योग करो, 6, 5, 11 और 7, 18, 3 से विभाजित होगा ना, तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? किसी कोई समस्या? अब 2 से आपने देख लिया, 3 से आप जान गए, 5 को आपने देख ही लिया। भाई 2 और 5 वाले तो अंकों को देखकर ही आप पता लगा लोगे कि सर ये विभाजित है कि नहीं, और 3 वाला तुमने देख लिया। अब जो संख्या 2, 3, 5 से नहीं है, तो ऐसे ही हम आगे जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं से हम सिर्फ चेक करते हैं। क्लियर? इसके बाद अभाज्य संख्या कौन आएगी? 7, 7 के बाद 11, फिर ऐसे हम लोग चेक करते 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 हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल किया जाए। इसको मिटा दें? चलिए इसको मिटाइए। मिटा दिया जाए? नोट कर लिए थे? अब इसका क्या करेंगे, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। तो 140 के आपने गुणनखंड क्या देखे? 2 गुणे 2 गुणे 5। कोई समस्या? ऐसे तो आप लोगों ने कक्षा 6-7 में किया ही है। अब ऐसे बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े क्वेश्चन में हमारे वही कॉन्सेप्ट काम आएंगे, कौन संख्या 2 से विभाजित है, कौन 3 से विभाजित है, तो उसी प्रकार से हम काट लेंगे, नहीं तो फिर काट नहीं पाओगे। अब देखें 2 कितनी बार गुणा है आपस में, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, और ये 5 रहेगा ना, ये 7 रहेगा ना, यही इसका क्या हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया? आया? कोई समस्या? ये कौन सा गुणनखंड है? क्योंकि ये जो संख्याएं कैसी है? अभाज्य। और ये आया हुआ है एग्जाम में। कोई प्रॉब्लम? क्या ये तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं? किसी को पूछना तो पूछ भी सकता है। कर लेंगे? कर लीजिएगा, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, क्वेश्चन नोट भी कर लें, कल भी पूछ लेता।
कर लिया? कर लो कर लो। नोट कर लें, किसी कोई समस्या तो नहीं है? जैसे ये 6 आया तो 6 आया, आपको नहीं लग रहा है कि सर ये सम है? 2 से कट जाएगा ना? ऐसे काटते, और अभाज्य संख्याओं से काटना भी है। पहले 2 से स्टार्ट करना, फिर 3, अगर 3 से करो तो फिर 5, 5 नहीं तो ऐसे चलते जाना है। कोई समस्या तो नहीं है? हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, कोई समस्या तो नहीं होगी? कल चेक करेंगे फिर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा, अब हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे? एचसीएफ और एलसीएम। चलिए उससे पहले हम कुछ बता दें आपको। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम आप देख लें। एचसीएफ और हम लोग सीखेंगे एलसीएम। महत्तम, समाप्त और लघुत्तम, इसी को हम कहते हैं मासा, इसको कहते हैं, हिंदी में लिखा रहेगा। एचसीएफ क्या करते हैं? जो भी संख्याएं आपको दी हुई हैं उन संख्याओं का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड अभी बताया। अभी आपने क्या किया था? कर लोगे? अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। फिर दोनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होगा, जो कॉमन आ जाएगा, वही गुणनखंड क्या कहलाएगा? उसका एचसीएफ हो जाएगा। वही संख्या उसकी क्या होगी? एचसीएफ एग्जाम में आता भी है। आइए हम लोग एचसीएफ को ही कर ले। तो एचसीएफ पहले पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना एचसीएफ? कोई नई चीज थोड़ी है एचसीएफ, नई चीज है। आ रहा है पूरा? चलो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। पहले हमें किसका निकालना बेटा? सबसे पहले पूर्णांक के युग्मों का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ भी और एलसीएम भी हम लोगों को निकालना है। क्लियर है? तो हम लोग पहले एचसीएफ देखते हैं। संख्या आपने नोट कर ली है? इसको हम एक नया पेज ले लेते हैं। पहली संख्या क्या? इसमें तीनों में से कौन बताएं? इसी को बताएं। कौन बताएं? तीसरा बता दें? ठीक, चलिए तीसरा हमने ले। संख्या नोट कर लिया? क्या था? क्या था? हाँ बोलो। 336 और 54 का हमें निकालना है। चलिए यही तो ज्ञात करना है। क्या बताया गया था? इसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड अभाज्य बताया ना? अब आप देखिए कि जो कल बताया गया था अभाज्य गुणनखंड कितना इंपॉर्टेंट था, आज अभी समाप्त नहीं हो रहा। यानी आप एचसीएफ और एलसीएम भी निकालेंगे, उसमें भी आपको गुणनखंड ही करना है। कैसा? अभाज्य। तो आइए देखें, 300 कितने से कटेगा? पहले कैसे जाना आपने? क्योंकि अभी बताया सर आपने कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या सम होती है, और सम संख्या हमेशा 2 से क्या होती है?
विभाजित होती है। तो आप 2 से काट, और काटना है आपको 2 से, 4 से नहीं काटोगे। अभी बताया था ना भाज्य संख्याओं में, आप 2 से काटिए। तो 2 एकन्नम, एक बच जाएगा ना, 2 छंग, फिर 2 अठे। कोई समस्या? अब इकाई अंक में क्या है, किससे कटेगा? कोई कंफ्यूजन, कोई सोचना तो नहीं मन में, सब कर लोगे ना? तो यहाँ 2 से कर दीजिए। 2 अठे, 2 चौक, फिर किससे कटेगा? कैसे जाना? 4 आ गया। अब ये भी नहीं सोचना है, क्यों इरम आरसन में? तो ये 2 से आप काट देंगे, 2 चौक, 2 दूनी, फिर किससे? 2 दूनी, 2 एकन्नम, अब किससे? कैसे जाना? क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 21 में 2 और 1 अंकों का योग कितना है? अभी अभी हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से क्या होगी? अब देखिए 2 और 1, 3, 3 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात 21 जो है वह भी संख्या 3 से क्या होगी? अब बचा सिर्फ 7 ना। कोई समस्या? तो आप लिखेंगे ऐसे, 336, इसके क्या होंगे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 3 किसी छात्र को कोई समस्या तो नहीं है? नहीं है ना? आ गया यहां तक समझ में? अब दूसरी संख्या क्या है? 54 है, 54 है ना? अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कोई समस्या नहीं आ रही? देखिए वही क्वेश्चन उसमें भी करना है, वो भी आएगा पेपर में, एचसीएफ एलसीएम भी आएगा, करना अभाज्य गुणनखंड ही है। अभी उसके बाद फार्मूला लगा देंगे, और इसमें यही तो पढ़ना है। लास्ट चैप्टर में आपको √3 √2 को आपको सिद्ध कर देना है पर में, और फिर इसके बाद में वो पूरा पेपर टेस्ट करना है। 2 से 3 साल आए हुए क्वेश्चनों को भी लगाएंगे, इसी समय लगाएंगे। जब चैप्टर हम लोग क्लोज करेंगे तो सारे एमसीक्यू सारे कर लेना। क्लियर? आगे बढ़ते ना, धीरे धीरे ही पढ़ना है इसी कॉन्सेप्ट को। बहुत जल्दबाजी, कुछ लड़कों की प्रवृत्ति क्या होती है बेटा, वो चाहते हैं कि एक ही दिन में हमारे 2-2 3-3 चैप्टर समाप्त हो जाए, 2-3 चैप्टर समाप्त जाए एक दिन में। बहुत धीरे चल रहा है, पढ़ते नहीं है कुछ। 2-3 हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? आप उतना केयर भी तो करें, कुछ सीखिए, क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी गणित ही पढ़ना है। आज अंग्रेजी भी सीखना होगा, विज्ञान भी पढ़े होंगे, हिंदी भी कुछ लोग बच्चे पढ़ते हैं घर में। अब कुछ बच्चे तो ऐसे तो जो कला की भी प्रैक्टिस अभी से करते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप सब पढ़ोगे तो टाइम भी तो लगेगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े चीजों को पढ़िए। 4 से 5 दिन में आप एक चैप्टर क्लियर करिए, लेकिन जब वो चैप्टर क्लियर हो जाए तो फिर उसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि अब इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा बोर्ड पेपर में, हम 101% करेंगे। तो पढ़ने के दौरान अगर आपको लगता है कि हमारे किताब का कोई क्वेश्चन छूट रहा है, तो कृपया आप हमको व्हाट्सएप पे या सर को आप क्या करेंगे, टीम को हमारी दे देंगे, वो क्या करेंगे, प्रिंट करके आ जाएगा, या आप ऐसे भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई समस्या? अब देखिए ये 4 आया कि नहीं आया, तो तुरंत समझ में आ गया सर ये संख्या 2 से कट जाएगी ना। तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते। फिर आपको आया कि सर आपने बताया था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग क्या 3 से विभाजित हो तो संख्या 3 से क्या होगी? तो 7 और 2 क्या है? तो 9 तो 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 नवा, फिर 9 तो 3 से विभाजित है ही है, और 3 एकन्नम। कहने का मतलब हुआ बेटा कि जो 54 है उसके अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, बोलो? 2 क्या होगा, क्या होगा? कोई समस्या? कोई समस्या है? एचसीएफ निकालने में अभी एचसीएफ भी निकालना सिखाएंगे, अभी 3-3 अंकों को भी निकालना सिखाएंगे, सब सिखाएंगे।
और बहुत आराम सीख के जाना है। अब देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। कौन सा? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब कितने लोग नहीं जानते? उभयनिष्ठ माने क्या होता है? नहीं पता? कॉमन सुना है सब लोग? अच्छा, गांव में जब आप लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हो, मान लो 7 लोग हो, सिर्फ 7 लोग, कितने लोग हो? तो 3 एक तरफ हो गए। अच्छा, मान लो 9 लोग हो तुम लोग गांव के, तो 4 एक तरफ हो गए और 4, अब एक लड़का बचा। अब जिस लड़का जो बचा है उसी के पास बैट और बॉल उसी का है, उसको खिलाना भी जरूरी है। अगर वो नहीं खेलेगा तो बैट बॉल लेके अपना घर चला जाएगा। 4 एक तरफ हो गए और 4, अब एक लड़का बचा, उसको खिलाना बहुत जरूरी है, उसको खिलाना, क्योंकि उसी का बैट बॉल है। तो अब क्या करते हो आप लोग? उसको कॉमन गए, उसको आप इस टीम में भी रखते हैं और इस टीम में भी रख लेते हैं, भाई तुम इस टीम से भी खेलो। यानी कि जो दोनों में आए, यानी पक्ष में भी हो और विपक्ष वाले में भी हो, यानी वो जीत में भी शामिल होता है, हार में भी शामिल, दोनों में। तो अब हमें इन दोनों में वे संख्याएं ढूंढनी है कि जो दोनों में आई हो। ढूंढेंगे? तो चलिए, एक यहां आ गया 2 और एक 2 दोनों में ना, तो यहां लिख लेंगे। कोई समस्या? और क्या आया? और यहां भी है ना 3, है कि नहीं 3? अब 2 यहां तो है, लेकिन यहां कोई 2 और है नहीं, तो कॉमन नहीं होगा। भाई दोनों तो है नहीं, तो जो दोनों में खंड आएंगे वही कॉमन कहलाते, वही उभयनिष्ठ होते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका जो महत्तम समापवर्त होगा, जिसे आप एचसीएफ कहते हैं, वो कितना होगा? किसी भी छात्र को कोई समस्या समझ में पूरा आया? एचसीएफ अगर एग्जाम में आएगा तो निकल जाएगा। आप ये फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर तो कर ही लोगे। कोई समस्या? नोट कर लें, जल्दी नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कर लिया नोट? चलिए मिटा दिया जाए इसको। इसके और क्वेश्चन आप लगा लेंगे ना? इसके और क्वेश्चन आप नोट कर लिए कि नहीं कर लिए? ये आप और 2 क्वेश्चन घर पे कर लेंगे? कर लेंगे? कल हम आंसर पूछेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग लेते हैं अब हम लोगों को देखना है। अब आपकी समस्या आ गई कि सर आपने तो 2 वाले बता दिए, लेकिन अगर 3, अच्छा इसका एलसीएम भी बताना था क्या? तो चलिए एलसीएम भी देख लेते हैं, आपने ध्यान नहीं किया। चलिए एलसीएम भी पहले हम लोग देख लें। इसका एलसीएम भी तो निकालना था। एचसीएफ आ गया, इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों? एलसीएम निकाला जाए? तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है ध्यान रखें, इसको नोट कर लिया ना? एचसीएफ भी क्लियर है। अब एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। लासा, ठीक। तो एचसीएफ निकालना आ गया। एचसीएफ में क्या है? जो दोनों में कॉमन है। अच्छा, अगर मान लो दोनों में कॉमन कुछ ना मिले तो क्या करोगे? मान लो कॉमन नहीं मिल रहे हैं, हाँ, एक लिखोगे कि शून्य? जब कुछ कॉमन नहीं तो एक होगा कि शून्य? शून्य कौन बोला? नहीं नहीं, जैसे बहुत ध्यान से, अगर कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही है तो मासा एक होगा कि शून्य? बहुत बढ़िया, आप तेज छात्र हो, बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों से। एक होगा, कभी भी मासा शून्य नहीं हो सकता। अगर कहीं भी विकल्प में आपको लिखा है कि मासा क्या होगा, अगर विकल्प में 0 दिया तो उस पर टिक मत करना, बाकी और किसी पे कर देना। किसी भी 2 संख्याओं का 3 संख्याओं, यानी कभी मासा शून्य हो ही नहीं सकता। मासा शून्य, मासा
कितना होगा? एक से कम नहीं हो सकता, शून्य नहीं होता। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या होगा? मासा से एक क्वेश्चन और पूछें, एक और पूछ लें। दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा? सोच के बताइएगा। दो क्रमागत संख्या जानते हैं, जो क्रम से आती हैं, जैसे 15 16, 7 8, 2 3, 23 24, 35 36। ये कैसे हैं? क्रम। क्रम से आने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रमागत। तो मान लो कोई दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसका मासा कितना होगा? पक्का? बहुत बढ़िया, एक बात ताली आप लोग अपने लिए बजा लीजिए। तो ध्यान रहे, बोर्ड पेपर में अगर आए तो भ्रमित तो नहीं हो जाओगे। दो क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होगा? लिख लोगे? कोई भी निकालोगे, 16 17 ले लो, एक आएगा। अब फिर सोच के उत्तर देना। फिर पूछें, दो सम क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होगा? अभी उत्तर मत देना, विकल्प हम लिख रहे हैं। ए विकल्प है 2, बी विकल्प है 4, सी विकल्प है 0 और डी विकल्प है 1। दो सम क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दो सम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ कितना होगा? उत्तर दें। एक बार फिर अपने लिए ताली बजा लीजिए। बहुत सुंदर। कोई भी दो सम क्रमागत, कोई भी सम हो, जैसे 8 है, 8 के बाद क्या आएगा? तो दोनों के फैक्टर में 2 ही तो मिलेगा। कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर है? 0 पे तो आप निशान लगाएंगे ही नहीं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका मतलब आप लोग गणित के अच्छे छात्र हैं। चलिए हम लोग एलसीएम की बात कर लें, फिर एक और पूछ लें। पक्का? दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना होगा? पीछे से कोई बताए, पीछे से। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना होगा? 1। यानी आप लोग गणित में अच्छे नंबर लाएंगे, ये उम्मीद हो गई। तो आपने सीखा ना, ऐसे ही बेटा गणित का जब पेपर आता है बोर्ड में, वो आपको ऐसे भ्रमित करेगा, तो आप भ्रमित तो नहीं होगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको पता है कि दो अभाज्य संख्याएं होंगी तो उसमें एक होता है कॉमन, या तो स्वयं से कटेंगी या तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो उसका मासा 1 होगा। दो सम क्रमागत संख्याओं का मासा 2, दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1। कोई समस्या नहीं ना? बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, आप लोग इसका मतलब ध्यान दे रहे हो। अब एलसीएम को हम लोग ध्यान दें। एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो कितने कॉमन थे? 2 मिल रहा था ना कॉमन, 2 तो कॉमन ही मिल रहा था, तो 2 को ले लीजिए। 3 भी कॉमन मिला था ना, यानी जो कॉमन थे उनको तो हम ले ही लेंगे। और जो कॉमन, कौन कौन कॉमन नहीं थे? 2 नहीं था ना कॉमन, उसको भी ले लेंगे। ये भी 2 कॉमन नहीं था ना, यानी कि जो कॉमन है उनको भी ले लेंगे, और जो कॉमन नहीं हुआ सबका गुणा कर लेंगे। क्लियर है? और 7 भी बचा है ना। और यहां क्या बचा? और किसी छात्र को लासा और मासा में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? मासा में बेटा जो कॉमन है सिर्फ वही लिखेंगे। लघुत्तम समापवर्त निकालना है तो जो कॉमन है उनको भी, और जो कॉमन होने के बाद बच गए उन संख्याओं को भी हम क्या करेंगे? गुणा के रूप में लिख लेंगे। आ रहा समझ में? अब गुणा करें। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी। कुछ लोग कहते हैं सर इसका गुणा कैसे करते हैं? तो गुणा करने का भी नियम जान लो। इकट्ठे नहीं पूरा गुणा कर देना है, जितना गुणा तुम कर पाओ उतना गुणा कर लो, और जितना न कर पाओ उतना लिख लो। आइए देखते हैं कैसे। 2 तिया 6 दूनी
12 दूनी 24 दूनी, अब 48 आगे समस्या हो जाएगी ना, तो इतने गुणा को आप एक साथ लिख लीजिए। कर लिया? 3 गुणे 3 9, 9 सते, अब 63 के आगे तो गुणा नहीं कर पाओगे ना। अब ये 48 और 63 मिला ना, अब इसको आप बकायदे आराम से क्या करेंगे, रफ में गुणा कर लेंगे। तो फिर ध्यान दीजिए, जब बड़ी संख्याएं ऐसी आ जाए तो जितने गुणा हम आसानी से कर पाए उनको करके लिख लीजिए। फिर जब बड़ी बड़ी संख्या बचेगी तो उनका गुणा हम लोग आपस में आसानी से कर लेंगे। इकट्ठे गुणा मत करने जाना, नहीं गलत कर दोगे एग्जाम में। कोई समस्या? तो इसका गुणा कितना आएगा, इसका गुणा करिए, कितना आएगा? पक्का? आइए चेक कर लेते हैं। 8 त्रिक 24 को 4 हासिल 2 की, 3 चौक 12 और 2, और 6 अठे 48 को 8 हासिल आया 4 के, 6 चौक 24 28, तो ये 4 8 4 12 10, तो बहुत बढ़िया आंसर इन्होंने बताया। 3000 कितना? 24, यही इसका क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया। क्या आप एग्जाम में कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? और यह भी जान गए कि सर कौन संख्या करती है कौन सी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको 7 का 13 का 11 का भी बता देंगे, और कमेंट करोगे तो और वाली संख्या बताएंगे 17 से कैसी भाजित है। ठीक, जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत हम करेंगे। क्लियर? आगे चले बेटा, इसको नोट करना कि नोट हो गया? समझ में आ गया? किताब के क्वेश्चन लगाते रहिए, जिसके आंसर न मिले हमको दे दीजिएगा, हम आपको यही लिख के लगा देंगे। कोई समस्या? चलिए आगे देखें। अब क्वेश्चन कह रहा है, आपके मन में विचार होगा कि सर अगर 3 संख्याएं आ जाएं, कितनी कितनी? अब क्या करें? तीनों में से कोई एक कर लो, 2 होमवर्क कर लेना। कौन सा था? दूसरा? पक्का? कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लें। तेज से बोल दिया करिए, जो भी क्वेश्चन पूछना पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा था, और हमें लग रहा है हम 2 बताते हैं, पहला और दूसरा दोनों बताते हैं। हाँ चलिए, दूसरा भी जाएगा। हाँ हाँ, ये तो और इजी हो जाता है ना। चलिए दोनों बता देते हैं, ताकि आप और भी क्वेश्चन करके आइएगा। दोनों बता देते हैं, ये भी पहला बता देते हैं और दूसरा बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। आप मेहनत करिए बेटा, कोई समस्या नहीं हम लोगों को मेहनत करने में। आवाज पीछे तक जाती है ना हमारी? हाँ नहीं, कोई समस्या बताना। हटाएं इसको, क्वेश्चन नोट कर लिया है? चलिए पहला भी बता देते हैं और दूसरा भी, पहला और दूसरा दोनों बता देते हैं। चलिए, क्या था पहला क्वेश्चन? 12 15 और का आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, वही पुराना काम। क्या इदम? बोर्ड पे ध्यान दीजिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना, फिर वही पुराना काम। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कर लेंगे ना? अभाज्य गुणनखंड देखिए कितना काम आ रहा है। कल पढ़ा रहे तो आपको लगा कि अभाज्य गुणनखंड को कोई काम है नहीं, सर ऐसे पढ़ा रहे हैं। आज आपको लग रहा है सर ये हर काम में तो आप अभाज्य गुणनखंड लेकर आ रहे हैं। कोई क्वेश्चन लग रहा है उसमें अभाज्य गुणनखंड आ रहा है ना। तो चलिए बहुत जल्दी जल्दी करें। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। चलिए, 12 का क्या होगा? 2 दूनी 4। कर लोगे? जल्दी जल्दी बता देते हैं। फिर इसका क्या होगा? 15 का क्या होगा? 3 गुणे 5 होगा ना। कोई समस्या? 3 गुणे 5 कर लेते हैं। 3 गुणे 5, 21 का भी बता दो जल्दी से। 3 गुणे
3 गुणे 7 कर लेते हैं। ठीक। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, वहां 2 संख्याएं थी ना, तो दोनों के गुणनखंड में देखते थे। यहां क्या करेंगे हम लोग, तीनों में देखेंगे। तो वह कौन सी संख्या है जो तीनों में आई है? तो 3 ये है, 3 ये है, 3। तो इसका गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा? कोई समस्या किसी छात्र को? अब एलसीएम निकालना है, तो वही नियम है जो अभी हमने बता रखा है। क्या? जो पहले तीनों में कॉमन उसको लिख लो। लिख लिया। अब इसमें पहले वाले में कौन सा नहीं मिल रहा था? ये दोनों नहीं मिल रहे थे ना, तो इनको भी आप क्या करेंगे, लिख लीजिए। फिर इसमें भी 5 बचाना, सब में से यही काम करना है। और इसमें क्या बचा? अब गुणा वाला क्या नियम बताए थे? जितना गुणा आप कर पाओ, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे, और यहां पे लिख दो 7, 400। किसी छात्र को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक, नोट कर लो। अब एक और था 17, 23, 29। ठीक, उसको देख लें। जल्दी नोट करें, 1 मिनट में कर लिया। मिटाएं इसको? चलिए अच्छा, मिटा देते हैं इसको। मिटाएं, हटाएं इसको। फिर क्या था? देखो, इस लड़की ने पूछा कि सर ये वाला बताइए क्या है बेटा। 17, 23, 29। अच्छा, अगर हम ये कहें कि इसका बिना हल किए बताइए इसका मासा कितना होगा, कैसे जाना? बहुत सुंदर। यानी आपने कलम भी नहीं उठाया, आपने पहले ही बता दिया कि सर इसका मासा तो कितना आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, रट गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, और अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए और तेज बजाया करिए। बहुत देखिए, सरल क्वेश्चन था, इसलिए हमने कहा कि नहीं हम और बताएंगे। आपने जब इसको पूछा, इसमें नियम है, अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होगा, क्योंकि वही 17, 23 होंगे तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो 1 हो जाएगा। हमने बताया था कि जब कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड न मिले या न हो तो उसका मासा क्या माना जाएगा, 1। 1 हमेशा उभयनिष्ठ होता है। कल भी बताया था सबका मालिक क्या है, जब कोई नहीं साथ देने वाला तो ईश्वर ही साथ देता है। तो इसलिए जब कोई कॉमन नहीं है तो कौन कॉमन है, कोई समस्या। और अगर अभाज्य संख्याओं का लासा निकालना हो तो चूंकि अभाज्य संख्याओं में एक समस्या होती है कि उसके फैक्टर नहीं होते, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर नहीं होते, क्योंकि वह तो स्वयं से कटेंगे, या तो वे 1 से कटेंगे। 1 से कटने कोई मतलब नहीं, और स्वयं से कट रहे तो स्वयं लिखा ही है। समझ में आ रही बात? या तो स्वयं से कटेंगे या तो, और 15, 21 कैसे थे, ये तीनों से कट रही हैं, 7 से भी कट रही हैं, तो इनके हम लोग फैक्टर करते हैं। बात समझ में आ रही? समझे? तो अभाज्य संख्याओं का लिख देंगे आप, क्योंकि ये तीनों संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं, इसलिए इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, और इनका एलसीएम कितना होगा, इन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यानी आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में कि अभाज्य, इसको नोट बना ले सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है और अभाज्य संख्याओं का लासा सदैव उनके गुणनफल के बराबर होता है। यह बात इससे निकल के आ गई नहीं आ गई? आ गई ना?
अब इस क्वेश्चन में देखो आपने कुछ किया नहीं, ऐसे ओरल उत्तर दे सकते हो, कर सकते हैं ना, आ रहा समझ में, कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, और देखें कोई क्वेश्चन है। चलें, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे, अगर घात के रूप में लिखा है, नोट कर लेंगे। और एलसीएम क्या होता है, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, अगर घात के रूप में आप करेंगे तो ऐसे आप कर लेंगे। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, अब हम लोगों को ये देखना है इसको, किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम और उनके बीच के संबंध, आइए हम लिख देते हैं। अगर कोई दो संख्याएं ए व बी हो, दो संख्याएं क्या हो, ए व बी हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। कोई समस्या, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और उन दो संख्याओं का गुणनफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार से एक हम लोग क्वेश्चन ले लें, क्या है क्वेश्चन, है कोई, दो संख्याएं और जिसमें एचसीएफ और एलसीएम है कोई क्वेश्चन आपके पास, नहीं है, 12 और 15, चलिए एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन, एक हम बुक सही ले लेते हैं, नोट कर लीजिए, आज स्लाइड भी इसकी बन नहीं पाई है, नोट कर लेना, जो भी समस्या बता देना। दो संख्याएं हैं 306 और 657, 306 और दो कितना, 657 है, इनका एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। क्या निकालना है, ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। आज आप लोग जब घर जाएंगे तो घर जाके अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, और इसके बाद दो संख्याएं और उनके अगर लासा में से या मासा में से कोई दिया है और एक पूछा है, ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे, और जो नहीं आएगा उसको आप हमको बुक दीजिएगा, हम यही बता देंगे। कोई समस्या, कोई क्वेश्चन करिए, अगर पे नहीं आता हम बताएंगे, और बहुत धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ना नहीं है यहाँ पे। तो आइए, तो दो संख्याएं कौन सी थी, हाँ तो लिख लीजिए, इसी फार्मूले से आप, इस फार्मूले में एक अच्छी बात होती है कि इसमें 3 चीजें दी जाएंगी, कितनी, और एक निकालनी होगी, तो जिसको निकालनी होगी आप पक्षांतरण करके आप हल कर लेंगे आराम से, मतलब 2 नंबर में आता है, 101% आप कर सकते हो। जैसे दो संख्याएं क्या है, 306 और 657, और इनका एचसीएफ कितना है, क्या निकालना है, आपने वहीं रख दिया ना संख्याओं के बीच में, अब यहां लिख देना फार्मूला, ये आप दिखा सकते हैं, कल इस पे हम बहुत विस्तृत बात करेंगे इसके आगे, और इसके इस प्रकार के क्वेश्चन कल लगाए जाएंगे, अभी हम आपको ओरल बता देते हैं, कल आप करके लाइएगा और इसके और हम लोग क्वेश्चन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, तो ये संख्या इधर गुणा में है ना, तो जब इधर आती तो क्या होता थे, भाग में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, तो ये आ गया भाग में। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, चाहे इसको काट दो चाहे इसको काट दो, इसको काटना चाहोगे इसको काट दिया जाए, तो बड़ी ज्यादा है तो 9 7 बार कर जाएगा ना, फिर
तो 306 का 73 से आप क्या करेंगे, क्या गुणा कर लेंगे कि गुणा हम करें? चलिए हम कर देते हैं। 3 से गुणा कर लीजिए, 3 छंग 3 तिया 7 छंग 7 त्रिक, तो ये हो जाएगा 8 2 1 3 9 4 13 को 3 हासिल आया 1 की, कितना आ गया? यही आंसर इसका दे रहा होगा। कोई समस्या? आंसर चेक कर लें। आज हम लोग इतना ही करेंगे। एक बार और बता दें, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है या जो वीडियो में समस्या है, अगर किसी जो वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि नहीं हमको कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या किया करिए, इस नंबर पे 95320618 इस पे आप भेज दें, या जो हमारी टीम लगी हुई है, हम चाहेंगे एक बार टीम नंबर बता दें अपना। 63 92 12 48 15। आप कोई भी क्वेश्चन जो वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन इस पे आप व्हाट्सएप कर देंगे, तो इसी के समकक्ष अगर आपका रहेगा तो 1 से 2 दिन बाद अगर उस क्रम में आ जाएगा तो बता दिया जाएगा, और नहीं तो जैसे ही हमारा चैप्टर क्लियर होगा तो हम लोग 1 से 2 दिन पूरे रिवीजन करेंगे एमसीक्यू वगैरह का, उसमें आपके क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। और आज हम लोग यहीं पे अपनी इस कक्षा को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।